अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बुक का पहला चैप्टर कंप्लीट करके उसके एमसीक्यूज भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर देख लिए हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने पहले चैप्टर की एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं इनको हम। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन अ सिस्टम। सिस्टम को डिफाइन करें। व्हाट आर इट्स बेसिक कंपोनेंट्स, और इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो आपने बताने हैं। तो हमारे पास आंसर इसका, ए सिस्टम इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स का एक ऑर्गेनाइज्ड सेट होता है, यानी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़ी तरतीब से आपस में मिले होते हैं। दैट वर्क टुगेदर, जो कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। टू अचीव अ कॉमन गोल, एक मुश्तरका मकसद हासिल करने के लिए। यानी कि एक सिस्टम जो है उसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये कंपोनेंट्स का एक ऐसा ऑर्गेनाइज सेट होता है जो कि आपस में मिलकर काम करते हैं ताकि एक मुश्तरका मकसद को हासिल कर सकें। द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी सिस्टम आर एज फॉलोज। ठीक है, जो यहाँ पे नीचे इसके 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, ये असल में हमारे पास किसी भी सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, हम बड़ी डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एक हमारे पास जो सिस्टम होते हैं जब उसको हम स्टडी करते हैं तो हम असल में 4 चीज़ें स्टडी करते हैं। एक उसके ऑब्जेक्टिव्स, एक उसके कंपोनेंट्स, एक उसका एनवायरनमेंट, और उसके बाद जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन। तो इन चारों चीज़ों को हम यहाँ पे अब देखते हैं। ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द मेन पर्पस दैट द सिस्टम इज डिजाइंड टू अचीव। सिस्टम को जो मेन मकसद हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो काम सिस्टम ने करना होता है। उसके बाद हमारे पास होते हैं सिस्टम के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स आर द इंडिविजुअल पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू मेक द सिस्टम फंक्शन। ये ऐसे इनफरादी हिस्से होते हैं, यानी कि अलग-अलग ऐसे ये पार्ट्स होते हैं जो कि इकट्ठे काम करते हैं, वर्क टुगेदर करते हैं, और उसके बाद ये सिस्टम जो है उसको फंक्शन करवाते हैं, सिस्टम को काम करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। बाहर वाले जितने भी अवामिल होते हैं, बैरूनी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं। दैट अफेक्ट हाउ द सिस्टम ऑपरेट्स, जो कि इस चीज़ के ऊपर असरअंदाज होती हैं, अफेक्ट होती हैं कि सिस्टम काम किस तरह से करेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलकर सिस्टम का एनवायरनमेंट बनाती हैं। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स हाउ द डिफरेंट कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब जो कम्युनिकेशन है सिस्टम की या फिर सिस्टम की कंपोनेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो ये चीज़ बताती है कि सिस्टम के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे या फिर किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर वो काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिस्टम को डिफाइन किया क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में, और उसके बाद सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट्स और कम्युनिकेशन, ये हमने यहाँ पे बता दिए। उसके बाद हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स। यहाँ पे हमने कुदरती सिस्टम्स और जो मसनूई सिस्टम्स होते हैं उनके दरमियान फ़र्क बताना है। बड़ा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में इसको, यहाँ पे इसको हम शॉर्ट बता दें क्योंकि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आंसर है हमारे पास, द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर एज फॉलोज। नेचुरल सिस्टम्स है हमारे पास सबसे पहले। नेचुरल सिस्टम्स जो है इनके बारे में हमने सबसे पहले बताया हुआ, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमने बताए हैं नेचुरल सिस्टम्स के बारे में, और उसके बाद 3 ही पॉइंट्स हमने बताए हैं आर्टिफिशियल सिस्टम्स के बारे में। पहले पॉइंट के अंदर दोनों में हमने ये बताया है कि जो नेचुरल सिस्टम्स और आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं बनते कैसे हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट के अंदर इन दोनों में हमने बताई हैं इनकी एग्जांपल्स, जो कि अलग-अलग एग्जांपल्स हैं। और तीसरा हमारे पास जो पॉइंट है इन दोनों का, उसके अंदर हमने ये बताया कि ये सिस्टम्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि ये आते कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं, उसके बाद इनके एग्जांपल्स क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं, इनके काम के असूल क्या हैं। इन 3 चीज़ों के अंदर हमने इनका डिफरेंस बताया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नेचुरल सिस्टम है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। नेचुरल सिस्टम्स एग्जिस्ट इन नेचर। जो नेचुरल सिस्टम्स हैं जैसे कि इनके नाम से जाहिर है ये नेचर में पाए जाते हैं, कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट और डिज़ाइन, इंसान के इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट या फिर डिज़ाइन इंसान का इसमें शामिल नहीं होता, ये कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिस्टम्स इंक्लूड, जो नेचुरल सिस्टम्स हैं उनकी मिसालों में ये चीज़ शामिल है, ह्यूमन बॉडी, इंसान का जिस्म एक नेचुरल सिस्टम है। इको सिस्टम्स, ये नेचुरल सिस्टम्स हैं। ठीक है, माहौल में ये पाए जाते हैं। एंड द सोलर सिस्टम, और जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसके अंदर हमारा सूरज और हमारे सियारे हैं या फिर हमारे जो प्लैनेट्स हैं और सोलर और जो सन है ये मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो जो सोलर सिस्टम है ये भी एक नेचुरल सिस्टम है। ठीक है, इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तीसरा इसका पॉइंट है, दीज सिस्टम्स ऑपरेट अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हमारे पास ये जो नेचुरल सिस्टम्स होते हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है इनके लॉज को फॉलो करते हैं, और ये तीनों नेचुरल साइंसेज हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिफिशियल सिस्टम्स। इनके बारे में अब देखना है हमने, जो चीज़ें उधर हमने देखी हैं नेचुरल सिस्टम्स की वही चीज़ें अब देखनी है हमने आर्टिफिशियल सिस्टम्स की। आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स होते हैं इनको इंसान बनाते हैं टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और परफॉर्म टास्क, ताकि वो मखसूस किस्म के मसाइल हल कर सकें या फिर मखसूस किस्म के जो काम है उनको परफॉर्म कर सकें।
तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो नेचुरल सिस्टम्स होते हैं वो तो कुदरती तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, उसमें इंसान की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन जो नेचुरल सिस्टम्स की बजाय आर्टिफिशियल सिस्टम्स होते हैं जिनको अब हम स्टडी कर रहे हैं, इनको इंसान बनाते हैं ताकि मखसूस किस्म के जो काम है वो इनसे लिए जा सकें। उसके बाद हमारे पास इनके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कंप्यूटर्स, ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं आर्टिफिशियल सिस्टम्स की। नेचुरल सिस्टम्स की हमने एग्जाम्पल्स देखी, ह्यूमन बॉडी, सोलर सिस्टम, और इसी तरह से जो इको सिस्टम है वो नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल्स थी। आर्टिफिशियल सिस्टम की ये एग्जांपल्स हैं। इनको देख के भी पता चल रहा है कि ये मसनूई निज़ाम है। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट, दीज सिस्टम्स फॉलो रूल्स एंड डिज़ाइंस क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जो इंसान असूल और डिज़ाइन बनाते हैं ये उनको फॉलो करते हैं, ये वाला सिस्टम जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम है। ठीक है, हमने देखा कि हमारे पास जो नेचुरल सिस्टम्स हैं, अब देखें इनके जो हमने फ़र्क देखें, 3 फ़र्क हमने बेसिकली इनके देखे हैं, वो तीनों फ़र्क हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। जो आपके पास नेचुरल सिस्टम्स होते हैं ये कुदरती तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपके पास जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स होते हैं इनको इंसान बनाते हैं। उसके बाद हमने देखी एग्जांपल्स, जो नेचुरल सिस्टम्स हैं इनके एग्जांपल के अंदर हमने देखी इंसानी जिस्म, ह्यूमन बॉडी, इकोसिस्टम्स और सोलर सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम्स के अंदर हमारे पास कंप्यूटर होता है और उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम होता है ये भी आर्टिफिशियल सिस्टम है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने ये देखा कि दोनों तरह के जो सिस्टम्स हैं किस तरह के असूलों के ऊपर काम करते हैं। जो आपके पास होते हैं नेचुरल सिस्टम्स, ये नेचुरल रूल्स के ऊपर काम करते हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रूल्स हैं। उसके बाद जो आपके पास आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं ये काम करते हैं इंसानों के बनाए हुए रूल्स के मुताबिक। तो ये इन दोनों तरह के जो सिस्टम्स हैं इनके दरमियान फ़र्क था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। एक जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इसके आपने बुनियादी जो कंपोनेंट्स हैं वो अब बताने हैं। द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर एज फॉलोज। कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है, जो एक कंप्यूटर होता है, उसके 3 अहम हिस्से होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे पास हार्डवेयर, ठीक है, ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर, ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करती हैं। उसके बाद हमारे पास होती है पावर सप्लाई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जिससे हमारा कंप्यूटर का सिस्टम चलता है। तो डिस्कस करते हैं तीनों को वन बाय वन। हार्डवेयर इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के सारे फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे जो हैं वो हार्डवेयर में शामिल होते हैं। सच एज मिसाल के तौर पे सीपीयू, ये भी हार्डवेयर का हिस्सा है। मेमोरी चिप्स, जो मेमोरी की चिप्स होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जिनमें हम स्टोरेज करते हैं। कीबोर्ड होता है और आपका जो मॉनिटर होता है, ये सारी हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, इसमें वो प्रोग्राम्स शामिल हैं दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू, जो कि हार्डवेयर को ये बताते हैं कि काम क्या करना है। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़ एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जिनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स शामिल हैं, जैसे कि आपके पास विंडोज़ है और इसमें जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे गेम्स हैं, आपके पास वर्ड प्रोसेसर्स हैं, ये चीज़ें। उसके बाद आपके पास है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का क्या काम है ये अब देख रहे हैं हमने। पावर सप्लाई प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू मेक ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स फंक्शन प्रॉपरली। पावर सप्लाई प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई जो है वो बिजली देती है, रिक्वायर्ड टू मेक ऑल दी हार्डवेयर कंपोनेंट्स फंक्शन प्रॉपरली, जो कि हार्डवेयर के तमाम कंपोनेंट्स को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको चलाने के लिए भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें बिजली की ज़रूरत होती है। जो बिजली होती है वो हमें पावर सप्लाई देती है। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो कंप्यूटिंग सिस्टम होता है उसके 3 बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उनमें पहला हमारे पास कंपोनेंट है हार्डवेयर। ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र आती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, यानी कि पुर्जे कंप्यूटर के, आप यूँ कह लें कि ये पुर्जे होते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यानी कि ये पुर्जों जो होते हैं कंप्यूटर के, उन पुर्जों को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने किस तरह से काम करना है। सॉफ्टवेयर्स के बाद हमारे पास होती है पावर सप्लाई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी देती है कंप्यूटर के सिस्टम को या फिर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को। उसके बाद हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स। अब जो कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं इनकी टाइप्स जो हैं उनको आपने लिस्ट करना है और बयान करना है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर है द 4 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स आर एज फॉलोज। तो आपके पास जो कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं उनकी 4 अहम जो अकसाम है वो नीचे लिखी हुई हैं। अब देखिए आपकी जो बुक है, इस बुक का जो चैप्टर है इसके अंदर जब हमने कंप्यूटिंग सिस्टम्स को स्टडी किया था तो वहाँ पे उन्होंने हमें ये 4 कंप्यूटिंग सिस्टम्स बताए थे। जो 4 कंप्यूटिंग सिस्टम्स इस बुक में लिखे हुए हैं वही मैंने यहाँ पे लिख दिए, उनको हम यहाँ से स्टडी करते हैं। देखें, पहला हमारे पास जो कंप्यूटिंग सिस्टम है वो तो खुद कंप्यूटर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कंप्यूटिंग सिस्टम है वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। उसके बाद हमारे पास जो कंप्यूटिंग सिस्टम है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर जब मिलकर काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंटरनेट। ठीक है, जो पूरी दुनिया के अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो जब मिलते हैं तो इंटरनेट बनता है। अच्छा, यहाँ पे
जो 4 मेन टाइप्स हैं कंप्यूटिंग सिस्टम्स की, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सवाल दोबारा देख लें, लिस्ट एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स। जो कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं इनकी जो टाइप्स हैं इनको आपने लिस्ट करना है, यानी कि इनको आपने लिखना है वन बाय वन, और इनको आपने बयान भी करना है, डिस्क्राइब भी करना है। तो दोनों काम हम करते हैं। यहाँ पे आपके पास है जी पहले कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटिंग सिस्टम की एक एग्जांपल है कंप्यूटर। कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं, ठीक है। एग्जांपल्स बीइंग पर्सनल कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। इनकी जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स हैं और हमारे स्मार्टफोन्स हैं। देखें, पर्सनल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जो आमतौर पर घरों में आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्मार्टफोन्स जो हैं वो तो आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये कंप्यूटर्स हैं, तो स्मार्टफोन भी आपका कंप्यूटर ही होता है। उसके बाद हमारे पास होते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स का ऐसा मजमूआ होते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन कंप्यूटर्स, जो कि कंप्यूटर्स के ऊपर मखसूस तरह के जो काम होते हैं वो करते हैं, ठीक है जी। यानी कंप्यूटर्स खुद भी कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं, और कंप्यूटर्स के अंदर जो मखसूस तरह के काम करने वाले प्रोग्राम्स की कलेक्शंस होती हैं वो भी कंप्यूटिंग सिस्टम्स होती हैं, जिनको हम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर, ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को एक साथ मिलाते हैं टू शेयर रिसोर्सेज, ताकि वो वसाइल को शेयर कर सकें। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने वसाइल को शेयर करने की एग्जांपल ये ली थी कि मिसाल के तौर पे एक ऑफिस है, उसके अंदर 10 कंप्यूटर्स हैं, तो वहाँ पे अगर प्रिंटर सिर्फ एक मौजूद है और उसको 10 के 10 कंप्यूटर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर वो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि 10 कंप्यूटर्स के ऊपर 10 अलहदा लोग बैठे हैं, तो वो एक प्रिंटर को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको नेटवर्किंग का इल्म होना चाहिए। जब वो नेटवर्किंग करके एक ही प्रिंटर को सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे तो सारे कंप्यूटर्स वाले एक ही प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर करता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर, एक साथ मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को जोड़ता है टू शेयर रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, एंड इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटिंग सिस्टम की जो एग्जांपल है वो हमारे पास है इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ग्लोबली, जो कि पूरी दुनिया के अंदर मिलियंस कंप्यूटर जो हैं, लाखों कंप्यूटर्स जो हैं उनको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं उनकी 4 एग्जांपल्स बताई, ठीक है, क्योंकि बुक में हमारे पास 4 लिखी हुई थी। कंप्यूटर्स के बारे में हमने बताया, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के बारे में बताया, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बताया, और हमने इंटरनेट के बारे में बताया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है इसके जो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं। बड़ा डिटेल में हमने पढ़ा है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का टॉपिक इस चैप्टर में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसी नॉलेज को, उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम इसका आंसर लिखते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बुनियादी कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसके मरकजी कंपोनेंट्स कौन से हैं। द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग 4 मेन कंपोनेंट्स, इसके 4 बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 मेमोरी। मेमोरी स्टोर्स बोथ द डेटा बीइंग प्रोसेस्ड एंड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। तो आपके पास जो मेमोरी होती है स्टोर करती है दोनों को, ठीक है। डेटा बीइंग प्रोसेस्ड, वो डेटा जो प्रोसेस हो रहा है इसको भी ये स्टोर करती है मेमोरी, एंड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, और जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस होती हैं इनको भी यही मेमोरी स्टोर करती है। हमने पढ़ा था इस टॉपिक के अंदर जहाँ पे हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था कि ये जो कंप्यूटर का मॉडल है ऐसा मॉडल है जिसके अंदर मेमोरी दोनों चीज़ों को स्टोर करती है, डेटा भी स्टोर करती है और जो प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शंस हैं इनको भी ये मेमोरी स्टोर करती है। उसके बाद हमारे पास इसका जो कंपोनेंट है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। CPU कंटेन्स दी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट फॉर कैलकुलेशंस। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इसके अंदर जो कि कैलकुलेशंस करता है, एंड द कंट्रोल यूनिट दैट मैनेजेस ऑपरेशंस, और उसके बाद इसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है जो कि ऑपरेशंस को मैनेज करता है, ठीक है। करना क्या है, 2 चीज़ें होती हैं इसके CPU में, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ये करता है कैलकुलेशंस, और दूसरी इसमें चीज़ होती है कंट्रोल यूनिट, ये फैसला करता है कि करना क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा इसमें कंपोनेंट होता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में, ये होती हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस अलाउ यूज़र्स टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, ये यूज़र को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा है वो एंटर करने देती हैं, ठीक है। यानी कि इनके ज़रिए जो यूज़र होता है वो कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करता है कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद आपके पास होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले और प्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करते हैं उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले करवाती हैं या फिर दिखाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो स्टडी किए। सबसे पहले हमारे पास इसमें मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर दोनों चीज़ें हम स्टोर करते हैं, डेटा भी वहीं पे स्टोर होता है और जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो भी वहीं पे स्टोर होती हैं। उसके बाद हमने देखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, ALU कैलकुलेशंस करता है और जो कंट्रोल यूनिट है ये ऑपरेशंस को मैनेज करता है। उसके बाद हमने देखी इनपुट डिवाइसेस, इनके ज़रिए जो यूज़र होता है ये कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देता है। उसके बाद हमने देखी आउटपुट डिवाइसेस,
इनके ज़रिए हमें कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है इसकी आउटपुट मिलती है। तो ये हमारे पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के मेन कंपोनेंट्स थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर है व्हाट इज़ द वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब जो वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ये होता क्या है, लिस्ट इट्स की कंपोनेंट्स, इसके जो की कंपोनेंट्स हैं वो आपने अब बताने हैं। द वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज़ ए डिज़ाइन, ये जो वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये ऐसा डिज़ाइन होता है वेयर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी यूनिट, जिसके अंदर दोनों चीज़ें यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा ये दोनों स्टोर होते हैं सेम मेमोरी यूनिट के अंदर। तो ये इसकी डेफिनेशन है। वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है ये एक ऐसा डिज़ाइन होता है जिसके अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों एक ही मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर होती हैं। द की कंपोनेंट्स ऑफ दिस आर्किटेक्चर आर एज फॉलोज। तो ये जो आपके पास आर्किटेक्चर होता है इसके जो बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। 5 इसके कंपोनेंट्स हैं। अब देखें यहाँ पे 5वां कंपोनेंट हमारे पास है सिस्टम बस। अब ये सिस्टम बस है इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था जिसके अंदर हमने मेन कंपोनेंट्स देखे थे वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, तो यहाँ पे हमसे जो सिस्टम बस है वो स्किप हो गई है। तो यहाँ पे आप 5वें नंबर के ऊपर सिस्टम बस जो है उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है 5वें पॉइंट के अंदर, सिस्टम बस के अंदर जो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे इधर, ठीक है, सेम टू सेम है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछे हुए हैं। मेमोरी यूनिट फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एंड डेटा। अब जो मेमोरी यूनिट होता है ये है फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, यहाँ पे आप आगे लिखेंगे एंड डेटा, डेटा भी यहीं पे स्टोर होता है। उसके बाद हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती हैं इनपुट डिवाइसेस फॉर रिसीविंग डेटा। इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो कि यूज़र से डेटा को रिसीव करके कंप्यूटर को देती हैं। उसके बाद हमारे पास होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस फॉर डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स, जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं ये रिजल्ट्स हमें देती हैं। उसके बाद हमारे पास होती है सिस्टम बस। सिस्टम बस दैट कनेक्ट्स ऑल कंपोनेंट्स टुगेदर। सिस्टम बस जो है ये जो तमाम कंपोनेंट्स होते हैं वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के या फिर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इस कंप्यूटर के, इन सब को आपस में कनेक्ट करवाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द 4 मेन स्टेप्स इन द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन साइकिल। जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसके अंदर 4 जो मेन स्टेप्स हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है। यानी कोई भी जब आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वॉन न्यूमन कंप्यूटर सिस्टम को या इसके आर्किटेक्चर को, तो कितने जो स्टेजेस हैं या कितने स्टेप्स हैं उनके अंदर ये काम को पूरा करता है। तो हमारे पास इसका आंसर है द 4 मेन स्टेप्स इन द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन साइकिल आर एज फॉलोज। 4 जो इसके अंदर बुनियादी स्टेप्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखें जो आपका वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर सिस्टम है ये इस तरह से काम करता है कि सबसे पहले स्टेप के अंदर ये फैच करता है, ठीक है। फैच करने का मतलब ये है कि मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है, इसको ये हासिल करता है। उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को ये करता है डीकोड, समझता है कि इंस्ट्रक्शन में बात क्या की गई है, इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया है कि करना क्या है। उसके बाद एग्जीक्यूट करता है ये। जब ये बात को समझ लेता है, डिकोड कर लेता है इंस्ट्रक्शन को, तो डिकोड करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी कि उसके ऊपर अमल दरामद कर देता है। उसके बाद होता है स्टोर। स्टोर का मतलब ये है कि जब ये अमल दरामद करता है तो इसको कुछ आउटपुट मिलती है, उस आउटपुट को या तो ये स्टोर कर लेता है या फिर ये दिखा देता है, ठीक है। 4 स्टेप्स हैं, चारों को अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। फैच रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर द CPU रिट्रीव्स एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। जो फैच है ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर CPU मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन को हासिल करता है। रिट्रीव का मतलब है हासिल करना। डिकोड मीन्स द कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट्स व्हाट द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स। डिकोड का मतलब है कि जो कंट्रोल यूनिट होता है CPU के अंदर वो ये चीज़ इंटरप्रेट करता है, ये चीज़ जाहिर करता है व्हाट द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स, कि जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या इसकी ज़रूरत है या इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, ठीक है। तो पहले स्टेप के अंदर CPU ने इंस्ट्रक्शन लेनी है मेमोरी से, दूसरे स्टेप के अंदर कंट्रोल यूनिट ने उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है, यानी कि उसने उसको समझना है कि इंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ पूछी गई है। तीसरा स्टेप है एग्जीक्यूट। जब इंस्ट्रक्शन को समझ लिया है कंट्रोल यूनिट की हेल्प से, उसके बाद करना है इसको एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट इज़ व्हेन द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द एक्चुअल ऑपरेशन। एग्जीक्यूट वो प्रोसेस है जब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन जो एक्चुअल ऑपरेशन उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रिट्रीव करनी है, उसके बाद उसको डिकोड करता है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद कंट्रोल यूनिट के साथ CPU के अंदर ही होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये उस इंस्ट्रक्शन जो है डिकोड की हुई उसके ऊपर अमल दरामद करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। या फिर जो ऑपरेशन करना होता है वो करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद हमारे पास होता है स्टोर। स्टोर इन्वॉल्व सेविंग द रिजल्ट्स बैक टू मेमोरी। जो स्टोर वाला स्टेप है इस स्टेप के अंदर या तो रिजल्ट्स जो है वो मेमोरी के अंदर दोबारा सेव हो जाते हैं और सेंडिंग देम टू एन आउटपुट डिवाइस, या फिर आउटपुट डिवाइस जो होती है उसके ऊपर इसको सेंड कर दिया जाता है ताकि जो यूज़र है वो इसको पढ़ ले या देख ले। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ दी वॉन न्यूमन बॉटल नेक। जो वॉन न्यूमन बॉटल नेक है वो क्या होती है, इसके बारे में हम MCQs के अंदर भी देख चुके हैं और जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर भी हम इसको डिटेल में देख चुके हैं।
द वॉन न्यूमन बॉटलनेक इज़ ए लिमिटेशन इन कंप्यूटर परफॉर्मेंस। ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के अंदर ऐसी लिमिटेशन होती है, उसके ऊपर एक हद लग जाती है, इस हद से ज़्यादा परफॉर्मेंस कंप्यूटर नहीं दे पाता। दैट अकर्स बिकॉज, जो कि इस वजह से होती है क्योंकि द CPU कैन ओनली एक्सेस वन मेमोरी लोकेशन एट ए टाइम। क्योंकि जो CPU होता है वो सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन जो है उस तक रसाई हासिल कर सकता है, उस तक जा सकते हैं, उससे चीज़ ले सकता है। दिस क्रिएट्स अ डिले, इस वजह से देर हो जाती है। सिंस द CPU मस्ट वेट फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू ट्रैवल थ्रू द सेम पाथवे, क्योंकि जो CPU है उसको वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है डेटा के लिए और इंस्ट्रक्शंस के लिए, ताकि वो ट्रैवल करें थ्रू द सेम पाथवे, एक ही रास्ते से। अब देखिए मेमोरी होती है एक ही, जब एक मेमोरी है तो एक ही जगह से इंस्ट्रक्शंस ने भी और डेटा ने भी ट्रैवल करना है, तो इस वजह से जो CPU है उसको वेट करना पड़ता है दोनों के ट्रैवल करने के लिए। इस वजह से जो कंप्यूटर का सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, विच स्लोज डाउन द ओवरऑल प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम की जो स्पीड है या उसकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है उसको वो स्लो डाउन कर देती है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं वॉन न्यूमन बॉटलनेक। ठीक है, यही बात यहाँ पे की गई है। अब देखिए सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आपको वॉन न्यूमन बॉटलनेक बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होते हैं, उसको जब आप कंसिडर कर रहे होते हैं तो उसकी जो मेमोरी होती है वो एक ही होती है, उसी एक मेमोरी के अंदर डेटा भी होता है, इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। तो CPU जब डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करता है तो दोनों चीज़ों ने, क्योंकि एक ही जगह से ट्रांसफ़र होना होता है, एक ही जगह से ट्रैवल करना होता है, इसीलिए काम हो जाता है थोड़ा स्लो। तो आपका जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम, उसकी परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाती है। इसी चीज़ को आप कहते हैं वॉन न्यूमन बॉटलनेक। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर हमारे पास व्हाट इज़ ए की एडवांटेज ऑफ द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है इसका बुनियादी फ़ायदा क्या है, ये हमने अब बताना है। तो हमारे पास इसका आंसर है, ए की एडवांटेज ऑफ द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज़ दैट इट अलाउज़ फॉर फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग। जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का अहम फ़ायदा है वो ये है कि ये अलाउ करता है, इजाज़त देता है फॉर फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग, कि आप प्रोग्रामिंग जो है वो बड़ी लचकदार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है तब्दीलियाँ करने के लिए। सिंस बोथ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों एक ही मेमोरी में होते हैं। प्रोग्राम्स कैन बी ईजिली मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड बाय सिंपली चेंजिंग द मेमोरी कंटेंट्स। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको आप बड़ा आसानी से मॉडिफाई करते हैं, तब्दील करते हैं या तब्दील कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि उनकी जगह दूसरे प्रोग्राम्स ला सकते हैं बाय सिंपली चेंजिंग द मेमोरी कंटेंट्स। जो मेमोरी के कंटेंट्स होते हैं, जो मेमोरी की चीज़ें होती हैं, उनको आप सिंपली चेंज करके ये काम कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये कहा हुआ है कि, बल्कि पूछा ये हुआ कि आप ये बताएं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो उसका फ़ायदा क्या है। अब पीछे हमने इसका जो नुकसान पढ़ा है पिछले सवाल के अंदर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की जो बॉटलनेक हमने पढ़ी है, क्योंकि इसकी मेमोरी लोकेशन एक होती है, इस वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हो जाती है स्लो। जो इसका पिछले सवाल में नुकसान था, स्लो डाउन करता था ये सिस्टम को, यही चीज़ यहाँ पे इसका एडवांटेज बन रही है। एडवांटेज इसलिए है क्योंकि लोकेशन है सेम और वहीं पे इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, डेटा भी वहीं पे होता है, तो इसीलिए वहाँ पे उनको मॉडिफाई करना, उनके अंदर तब्दीली करना ज़्यादा आसान है। तो वहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं, उनको हटा के उनकी जगह नए प्रोग्राम्स भी आप ला सकते हैं। इसको आप कहते हैं रिप्लेसिंग द प्रोग्राम्स। ठीक है, उनको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये काम आप करते किस तरह से हैं, बड़ा आसानी से करते हैं, विदाउट रिक्वायरिंग एनी फिजिकल चेंजेस टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसमें बगैर कोई फिजिकल चेंज किए या फिर फिजिकल चेंज की जो ज़रूरत है उसके बगैर। फिजिकल चेंज जो है कंप्यूटर का हार्डवेयर, उसका मतलब यह है कि जो कंप्यूटर के पुर्जे हैं उनको तब्दील किए बगैर आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में रहते हुए उसकी मेमोरी के जो कंटेंट्स हैं सिर्फ उनको ही तब्दील करके जो प्रोग्राम्स उनमें तब्दीली कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर द 3 मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कंप्यूटिंग सिस्टम टू फंक्शन। जो कंप्यूटिंग सिस्टम होता है उसके काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए 3 मेन रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। ठीक है, जो 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं वो कौन सी हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है, द 3 मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कंप्यूटिंग सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली आर एज फॉलोज। तो हमारे पास जो 3 बुनियादी रिक्वायरमेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम के अच्छे तरीके से काम करने के लिए, वो नीचे बताई हुई हैं। पहले होते हैं हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ये होने चाहिए। ठीक है, पुर्जे होने चाहिए कंप्यूटिंग सिस्टम के। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होने चाहिए। जो पुर्जे हैं कंप्यूटिंग सिस्टम के, जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, उनको कंट्रोल भी तो करना है, उनको पता भी तो हो कि हमने काम कैसे करना है। जो उनको ये चीज़ बताता है कि आपने काम कैसे करना है उसको आप कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। उसके बाद पावर सोर्स होना चाहिए, क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम के या कंप्यूटिंग सिस्टम के जो पुर्जे हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उनको चलने के लिए बिजली की ज़रूरत है, उसके लिए पावर सप्लाई या पावर सोर्स होती है। तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, दोबारा देख लें। व्हाट आर द 3 मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर ए कंप्यूटिंग सिस्टम टू फंक्शन। जो कंप्यूटिंग सिस्टम होता है उसके लिए 3 बुनियादी रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं। ठीक है, कंप्यूटिंग सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है, कंप्यूटर सिस्टम की बात नहीं हो रही। कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर कंप्यूटर शामिल है। ठीक है, जो हमने पीछे 4 पढ़े थे कंप्यूटर, वहाँ पे हमने पढ़े थे, वहाँ पे हमने नेटवर्क पढ़े थे, वहाँ पे हमने इंटरनेट पढ़ा था। ठीक है, इस तरह के हमने जो
पढ़े थे उन कंप्यूटर सिस्टम्स की बात हो रही है। तो 3 इसके बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके लिए 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं। पहले आपके पास है हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द प्रोसेसर, इसमें प्रोसेसर शामिल है, मेमोरी शामिल है एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस शामिल है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट की जो डिवाइसेस हैं वो शामिल है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। अब ये आपके पास वो पुर्जे थे जो आपको चाहिए कंप्यूटर के सिस्टम को या फिर कंप्यूटिंग सिस्टम को चलाने के लिए। अब इन पुर्जों को एक दूसरे के साथ जोड़ के चलाने के लिए आपको चाहिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, वो यहाँ पे हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस फॉर द हार्डवेयर टू फॉलो। जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं ये वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिनको हार्डवेयर ने फॉलो करना होता है, हार्डवेयर ने जिन हिदायत के तहत काम करना होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है पावर सोर्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी और बैटरीज। आपको बिजली चाहिए या फिर आपको बैटरीज चाहिए टू ऑपरेट ऑल दी कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटिंग सिस्टम के, उन्होंने चलना भी तो है, वो चलते हैं बिजली के ऊपर। तो उसके लिए आपको या तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या फिर आपको बैटरीज चाहिए जिनकी हेल्प से आप इन कंपोनेंट्स को चला सकें। तो देखें यहाँ पे हमारे पास इस पहले चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे 10 के 10 ये सारे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। इनके आंसर्स हमने बड़ी डिटेल में देखे। देखिए इनके जो आंसर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ये सेम टू सेम उसी तरह से हमने लिखे हैं जो चीज़ें हमें या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में दी हुई है। इस चैप्टर की इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर ही या इसमें जो कंटेंट्स हैं उनकी बेस के ऊपर ही हमारे पास इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे।